गुजरात शहर में मुकुंद एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया करता था। गांव में मुकुंद की पत्नी ज्योति और एक फूल सी बेटी रियांशी रहती थी। मुकुंद अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन जब मुकुंद शहर से वापस जा रहा होता है तभी अचानक से ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है। मुकुंद ज्योति को अस्पताल में भर्ती करवाता है। तभी मुकुंद को पता चलता है कि ज्योति को दिल का दौरा आया है। डॉक्टर मुकुंद को सलाह देते हैं कि अभी वो शहर न जाए और अपनी बीवी की देखभाल करे। इसी तरह कुछ दिन अस्पताल में निकल जाते हैं। अंत में अस्पताल वाले ज्योति को कुछ दवाइयाँ और छुट्टी दे देते हैं। मुकुंद घर पर भी अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखता और उसे समय समय पर दवाइयाँ खिलाया करता। रियांशी जो अभी स्कूल जाया करती थी, वो भी कई दिनों से स्कूल की छुट्टी लेकर अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई थी। सुनो रियांशी बेटा, अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। इतने दिनों से तुम अपनी माँ की देखभाल में लगी हो, परंतु तुम्हारी पढ़ाई भी तो छूट रही है। तुम एक काम करो, तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। मैं घर पर रहकर तुम्हारी माँ की देखभाल किया करूँगा। ये सुनकर रियांशी अपने पिताजी का कहना मान लेती है। अगली सुबह रियांशी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज जब रियांशी स्कूल से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और अब वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। ये सुनकर रियांशी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी तरह कुछ देर बाद रियांशी के पिता मुकुंद और रियांशी ज्योति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब रियांशी की पढ़ाई और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी मुकुंद के कंधों पर आ गई थी। राकेश जैसे तैसे अपनी बेटी रियांशी का पेट पाल रहा था, परंतु फिर भी वो रियांशी को एक माँ की खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, जिस कारण रियांशी बहुत उदास रहा करती थी। इसी तरह कुछ दिन बाद मुकुंद एक नंदिनी नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। नंदिनी एक बहुत ही खड़ूस और निर्दयी औरत थी। नंदिनी की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था। शादी के बाद नंदिनी अपनी दोनों बेटी रियांशी और मीना को एक जैसा ही प्यार करती थी। ये देखकर मुकुंद बहुत खुश होता है। उसे एक अच्छी पत्नी और रियांशी को एक अच्छी माँ मिल गई। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सुनो नंदिनी, मुझे यहाँ गांव में बहुत दिन हो गए। आज मेरे बॉस का फोन आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं शहर कब वापस जा रहा हूँ। मुझे लगता है अब यहाँ गाँव में सब ठीक हो गया है। तुम रियांशी का अच्छे से ख्याल रख रही हो। अगर तुम कहो तो मैं शहर के लिए निकल जाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं रियांशी के पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी बेटी रियांशी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और उसका पूरा ख्याल भी रखूंगी। इसी तरह नंदिनी मुकुंद से बहुत मीठी मीठी बातें करती है। इसी तरह अगली सुबह मुकुंद शहर के लिए निकल जाता है। माँ, 6 बज गए हैं, जल्दी से मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। क्या कहा तूने? स्कूल जाने के लिए तैयार कर दूं? तेरे बाप के नौकर हो क्या जो हमेशा तेरी बात मानो? चुपचाप जाकर घर के काम कर, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। ये क्या कह रही है माँ? मुझे घर के काम नहीं आते। पिताजी ने मुझसे कहा मैं रोज स्कूल जाऊँ और अच्छे मार्क्स लाऊं। घर के काम आप कर लिया करना। तुम मुझ पर हुक्म जताना चाहती है? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर सौतेली माँ रियांशी की गाल पर एक जोरदार चांटा लगा देती है। रियांशी अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देखकर समझ जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। इसी तरह उस दिन के बाद रियांशी घर के सभी काम करने लगती है। रियांशी की सौतेली माँ नंदिनी उसे पूरा दिन घर के काम करवाती और बदले में एक टाइम का खाना दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की सगी बेटी रोजाना स्कूल जाती। ये सब रियांशी से देखा नहीं जाता और वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। इसी तरह रियांशी को रोते रोते नींद आ जाती है। अगली सुबह रियांशी को उठने में जरा देर हो जाती है। क्यों कल मुही, तुझे क्या रोज रोज उठाने आना पड़ेगा? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया है तूने। जल्दी उठ और नाश्ता तैयार कर। मेरी बेटी को स्कूल जाने में देरी हो रही है। और हाँ, नाश्ता तैयार करने के बाद मेरे कमरे में आ जाइयो। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में पैर दबा दियो। रियांशी जल्दी जल्दी किचन में नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता तैयार करने के बाद रियांशी अपनी सौतीली माँ के कमरे में जाती है। आ गई तू? चल जल्दी से मेरे पैर दबा दे और उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है। इतना सुनकर राखी पैर दबाने लगती है। अरे ओ महारानी, जरा जोर से दबा। खाना तो तू 4 आदमियों का खा रही है और हाथ में तेरे दम नहीं है। चुपचाप अपनी माँ के पैर दबा। इसके बाद रियांशी जल्दी जल्दी घर के सभी काम करने लगती है। घर की सारी साफ सफाई करने के बाद रियांशी अपने कमरे में जोर जोर से रोती है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। पिताजी तो ज्यादातर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं। ऐसे में उन्हें ये सब पता कर मैं परेशान नहीं करना चाहती। इस तरह रियांशी अपनी माँ से शिकायतें कर रही होती है। तभी पीछे से सब सुन लेती है नंदिनी। इसके बाद नंदिनी मन ही मन सोचती है, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। आज ये मेरी शिकायत अपने पिताजी से करने की सोच रही है। कल अगर सच में इसने शिकायत कर दी तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। इतना सोचकर नंदिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नंदिनी बहुत गहरी सोच में होती है और उसके मन में खिचड़ी पक रही होती है। तभी नंदिनी को एक आइडिया आता है।
और वो रियांशी के पास जाती है। रियांशी मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलिए माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा मुझे शहर शॉपिंग के लिए जाना था, वहाँ से आते वक्त मुझे लेट हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ शहर चलेगी? देख तेरे कपड़े भी पुराने हो गए हैं, मैं तुझे वहाँ नए कपड़े दिला दूंगी। अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर रियांशी को विश्वास नहीं होता और वो तुरंत हाँ में सर हिला देती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए शहर चली जाती हैं। शहर का रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसीलिए चलते चलते दोनों थक जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम मेरे लिए पास की नदी से पानी ले आओगी? मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है। हाँ माँ, आप यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद रियांशी पानी लेने नदी की तरफ चली जाती है। नंदिनी भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जा रही होती है। रियांशी जैसे ही नदी में पानी भरने के लिए झुकती है, पीछे से नंदिनी उसे धक्का दे देती है। इसी तरह देखते ही देखते रियांशी नदी में बह जाती है। ये हुई ना बात, अब मेरे रास्ते का कांटा साफ हो चुका है। इसके पिताजी पूछेंगे तो कह दूंगी नदी में बहकर मर गई। इतना सोचकर नंदिनी घर वापस जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नदी की जलपरी रियांशी की जान बचा लेती है और उसे सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम यूं नदी में कैसे डूब रही थी? तुम्हें पानी से बचकर रहना चाहिए। इसके बाद रियांशी जलपरी को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद जलपरी को दुख होता है। कितनी निर्दयी माँ है वो, धन दौलत के लालच में उसने तुम्हें नदी में धक्का दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो, ये जादुई चक्की तुम रख लो। ये चक्की तुम्हें कई सारी चीजें देगी, जिससे तुम अपना जीवन हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम ये चक्की लेकर दूसरे गांव चली जाओ और वहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जलपरी के मुंह से ये सब सुनने के बाद रियांशी जलपरी का धन्यवाद देती है और जादुई चक्की ले लेती है। रियांशी वो चक्की लेकर एक खाली स्थान पर पहुँच जाती है। हे जादुई चक्की, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कृपया मुझे एक घर दे दीजिए। रियांशी के ऐसा कहते ही जादुई चक्की उसे एक घर देती है। रियांशी का घर बहुत ही बड़ा आलीशान था और वो जल्दी से उस घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से रियांशी उस जादुई चक्की से कई सारी सैंडल मांगती है और गरीब व अनाथ लोगों में बांट देती है। इस तरह उस दिन के बाद रियांशी के जीवन में कोई कमी नहीं होती और वो हंसी खुशी से अपना आगे का जीवन बिताती है। एक गांव में कुंती नाम की लड़की अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। अर्चना और कुंती दोनों मिलकर जलेबी बेचते थे। जलेबी बेचकर ही कुंती के घर का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, कुंती जलेबी की रेहड़ी लगाए खड़ी होती है। चलो न सुधा, हम चलकर जलेबी खाते हैं। आजकल तो सभी लोग मोमोस और चिली पोटैटो वगैरह ही बेचते हुए दिखते हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे रेहड़ी पर कोई जलेबी वाला दिखा है। चलो दोस्तों। अरे नहीं सुंदर, चलो हम चल करके किसी अच्छे होटल में जलेबी खाएंगे। ये रेहड़ी वाले से क्या खाना? तुम इतने अमीर होने के बाद भी ये रेहड़ी से कैसे खा लेते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अरे सुधा, तुम कैसी बात कर रही हो? जरूरी है क्या अपने पैसों का घमंड दिखाना? अरे मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ सुंदर। अगर हम अमीर हैं तो इसमें दिखावा करने में क्या जाता है? दिखावा नहीं करेंगे तो हमारी अमीरियत का पता कैसे चलेगा किसी को? मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। मुझे तुम्हारी तरह सड़क की चीजें खाने का शौक नहीं है। तुम खाओ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद सुधा वहाँ से चली जाती है। सुंदर अपने दोस्त कौशल के साथ कुंती की जलेबी की दुकान पर जलेबी खाने के लिए चले जाता है। और 2 प्लेट जलेबी लगाइए। ठीक है साहब, लगाती हूँ। दोनों दोस्त मिलके जलेबी खाते हैं। जलेबी खाने के बाद जब सुंदर पैसे निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालता है तो वो देखता है कि वो तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया है। ये सब कुंती देख रही होती है और बोलती है, क्या हुआ साहब, लगता है आपके पास पैसे नहीं है? अरे मैं वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप मुझे कल पैसे दे दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मैं कल आपके पैसे वापस देने आऊँगा? साहब हम गरीब हैं, मगर लोगों की मजबूरी को समझते हैं। थैंक यू, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रही हैं। कल मैं आपके पैसे आकर लौटा दूंगा। सुंदर के इतना कहने के बाद सुंदर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुंदर कुंती के पैसे देने वापस आ जाता है और फिर वो कुंती से खूब सारी बातें करता है, जिससे कुंती को बहुत ही अच्छी लगने लगती है सुंदर। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि कुंती अपनी जलेबी का ठेला लगाना बंद कर देती है। अरे 2-3 दिन से कुंती क्यों नहीं आ रही है? लगता है कुंती की तबीयत खराब हो गई है, पर मुझे तो उसका घर पता नहीं है। मैं उसे कहाँ से जाकर ढूंढूं? चलो कोई नहीं, थोड़े दिन बाद आता हूँ। कुंती ठेला लगाना बंद कर देती है। कुंती का भाई दीपू दारू पी के आता है और दिन रात घर में कलेश करता है, जिसकी वजह से कुंती और उसकी माँ अर्चना जलेबी नहीं बना पाती थी। दूसरी ओर सुंदर 2-3 दिन बाद फिर से कुंती को ढूंढता हुआ वापस आता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात थी और अब कुंती मुझे वापस नहीं मिलेगी। और फिर निराश होकर सुंदर वहाँ से चला जाता है और फिर ऐसे ही समय बीतता है और सुंदर वापस से अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दीपू शराब पी के घर आता है
और कुंती से बोलता है, कुंती के बच्चे कहाँ पर है तू, चल पैसे निकाल। दीपू तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, तू खुद कमाने की बजाय अपनी बहन से पैसे मांगता है, मुझसे बहस करती है। इतना कहने के बाद दीपू कुंती को डंडे से मारना शुरू कर देता है। तभी आवाज सुनकर अर्चना दौड़ती हुई आती है और अपनी बेटी को बचाने लगती है। फिर इतने में ही दीपू डंडा वहाँ पटक कर घर से बाहर चला जाता है। अर्चना को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी अर्चना बोलती है, कुंती बेटा चल मैं तेरी सिकाई कर देती हूँ, मैं तो तेरे लिए जिंदा हूँ, बस एक बार तेरी शादी हो जाए फिर मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसे ही दिन ब दिन दीपू की हरकतें बढ़ती ही रहती है। एक दिन कुंती और उसकी माँ अर्चना बाजार जाती है। हमें घर के लिए कुछ सब्जियां और राशन भी लेना है और मुझे एक अच्छा सा सूट भी चाहिए। और ऐसे ही कुंती सूट लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। अरे भैया ये वाला सूट कितने का है, ये पीले वाला? ये वाला सूट 500 का है। अर्चना और कुंती दोनों सूट ले रही होती है। तभी वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी के साथ आते हैं और वो औरत कोई और नहीं सुंदर की माँ होती है। अर्चना और कुंती दोनों इस बात से अनजान थी कि वो सुंदर की माँ है। चलो बेटा तुम चल कर के एक अच्छा सा सूट ले लो। तो सुंदर की माँ की नजर कुंती पर पड़ती है। कुंती बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी वजह से सुंदर की माँ को कुंती पसंद आ जाती है, परंतु वो कुंती से कुछ बात नहीं करती। कुंती और अर्चना उस दुकान से सामान लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन कुंती का भाई दीपू शराब के नशे में धुत होता है और वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसका सुंदर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। सुंदर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। जब दीपू के एक्सीडेंट की खबर दीपू की बहन कुंती को लगती है तो कुंती और उसकी माँ अर्चना दोनों भागे भागे अस्पताल आते हैं। सुंदर को देखकर कुंती बोलती है, अरे सुंदर तुम यहाँ कैसे? अरे कुंती तुम कहाँ गायब हो गई थी? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने भी मेरी गरीबी का फर्क दिखा दिया। कुंती बेटा तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? अर्चना के पूछने पर कुंती उसे सभी बात बताती है। कुंती की माँ अर्चना गरीब है इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है और वो दीपू को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सुंदर अपनी माँ को लेकर कुंती के घर आ जाता है। कुंती बेटा क्या तुम घर पर हो? तभी कुंती अंदर कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। कुंती को देखकर सुंदर की माँ बहुत ही खुश होती है क्योंकि कुंती वही लड़की थी जिसे बाजार में उन्होंने पसंद किया था। अपने बेटी की पसंद पर वो फूली नहीं समाती और फिर वो कुंती की माँ से कुंती का हाथ मांग लेती है। थोड़े दिनों में कुंती और सुंदर की शादी हो जाती है। सुंदर कुंती के भाई दीपू को भी अपने साथ काम पर लगा लेता है और ऐसे ही कुंती को एक बहुत ही अच्छा परिवार मिल जाता है जिसमें कुंती की सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। वहीं कुंती की माँ भी अब हंसी खुशी से अपने बेटे दीपू के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।